Hello students, your Atul sir is going to teach you political science of class 9th. So my dear students, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि आपके चैप्टर में टोटल 6 लेसन दिया गया है, यानी 6 चैप्टर दिया गया है, परंतु फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई के तरफ से डिलीट कर दिया गया है। तो हमें बाकी 5 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। हाफ ईयरली में आप लोगों को केवल चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से ही सवाल आएंगे। तो हाफ ईयरली में हमें कुल 2 चैप्टर की पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हमें जो चैप्टर पढ़ाई करनी है उसको हम यहाँ पर लिख चुके हैं। आप ध्यान दीजिए, लिखे हैं चैप्टर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये आपका चैप्टर है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दिया है डेमोक्रेसी क्या है, और उसके बाद पूछा गया है कि डेमोक्रेसी क्यों, आखिर डेमोक्रेसी में ऐसा क्या चीज़ है कि हमें डेमोक्रेसी अपनाना चाहिए या किसी भी देश को डेमोक्रेसी अपनाना चाहिए। डेमोक्रेसी का हिंदी हुआ लोकतंत्र। लोकतंत्र को समझना है कि आखिर लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो आइए हम यहाँ कुछ टॉपिक लिखे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। तो आज का ये टॉपिक्स हैं, आप देखिए। हमने पहला टॉपिक लिखा है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, सरकार के रूप, ए सिंपल डेफिनीशन जो डेमोक्रेसी का होता है। थर्ड टॉपिक है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये डेमोक्रेसी का फीचर है। उसके बाद लिखे हैं चौथा टॉपिक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये भी इसका एक फीचर है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये 5वां टॉपिक है और ये भी डेमोक्रेसी का ही एक फीचर है। फिर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये 6ठा टॉपिक है और ये भी डेमोक्रेसी का ही एक फीचर है। तो हमने यहाँ डेमोक्रेसी के 4 फीचर के बारे में बताने का प्रयास किया है, जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट टॉपिक के पास। लिखा गया है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी सरकार के कितने रूप होते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस पूरे संसार में, संसार भर में 2 तरह के गवर्नमेंट के फॉर्म दिखाई देते हैं, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड। एक कहा जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरा कहलाता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 2 तरह की सरकारें होती हैं। समझना आसान है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को कैसे समझेंगे कि यह डेमोक्रेटिक सरकार है? तो सिंपल है, जिस देश के लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, यानी जिस देश की सरकार वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी जाती है, वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। और जिस देश के लोगों को अपनी सरकार को चुनने का अधिकार नहीं होता है, वहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। तो पूरे विश्व में
तीन तरह के नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखे गए हैं ज़्यादातर। पहला कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक रूल जहाँ होता है, मोनार्की रूल जहाँ होता है, राजा का शासन जहाँ होता है, वह नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा देखा गया है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो डिक्टेटरशिप रूल जहाँ होगा वो भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। और तीसरा देखा गया है मिलिट्री रूल। बहुत सारे देशों के पास मिलिट्री रूल भी है, तो वो भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। क्योंकि चाहे मिलिट्री रूल हो या डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की हो, इन देशों में लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कितने फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो आप क्या कहेंगे? दो, एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आते हैं हम इसके दूसरे टॉपिक के पास, यानी एक सिंपल डिफिनीशन की बात कही गई है। तो सिंपल डिफिनीशन क्या है? एकदम सिंपल डिफिनीशन जो है वह है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं रूलर्स आर elected by the people। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में एक सिंपल डिफिनीशन है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी रूलर्स जो होते हैं वह लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। एक सिंपल डिफिनीशन है, और इस डिफिनीशन से ये क्लियर हो जाएगा, और ये पता लगाने का बहुत बढ़िया डिफिनीशन है कि कौन देश डेमोक्रेटिक है और कौन देश नॉन डेमोक्रेटिक है। तो इस सिंपल डिफिनीशन से हम चेक कर सकते हैं कि वह देश डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है। तो कितना सुंदर सा सिस्टम है। आप वहाँ देखिए, किसी भी देश के रूलर्स को देखिए, क्या वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं? यदि लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं तो वह डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जिस देश के रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं वह नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सिंपल डिफिनीशन है, लेकिन इस सिंपल डिफिनीशन में भी बहुत सारा कमी है, और इस डिफिनीशन से केवल हम ये जान सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है। लेकिन यदि हमें जानना हो कि डेमोक्रेटिक में अगर जानना है गुड डेमोक्रेसी है कि सिंपल डेमोक्रेसी है, बहुत ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक बनने का बहाना करते हैं। आज के दौर में वो हर देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना पसंद करता है, लेकिन यदि सच्चाई देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत ऐसे देश हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए ये डिफिनीशन मतलब पर्याप्त डिफिनीशन नहीं है ये जानने का कि रियल में वहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं। तो हमें अब जानना है गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छी लोकतंत्र, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, एक मजबूत लोकतंत्र कहाँ है। तो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत ऐसे शब्द हैं जिस पर सवाल किए जा सकते हैं। पहला शब्द है रूलर्स, यानी किस तरह के रूलर्स, इस पर आप सवाल कर सकते हैं, किस तरह के रूलर्स को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे। फिर सवाल उठता है इलेक्टेड, यानी किस तरह के इलेक्शन पर सवाल उठता है, किस तरह का इलेक्शन होगा जिसके कारण हम उसे डेमोक्रेटिक कहेंगे। और तीसरा सवाल उठता है पीपुल पर, यानी किस तरह के लोग होंगे जिससे हम कह सकते हैं कि वहाँ एक अच्छी लोकतंत्र है, गुड डेमोक्रेसी है। तो गुड डेमोक्रेसी के लिए हमें रूलर्स को भी देखना होगा
इलेक्शन को भी देखना होगा, पीपुल को भी देखना होगा। आप समझिए हम किस बात के बारे में बताना चाहते हैं। रूलर्स कैसा, भ्रष्ट, करप्टेड, तो आप कहेंगे नहीं। तो अगर करप्टेड रूलर्स चुन दिया जाएगा, गलत रूलर्स चुन दिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, वहाँ एक अच्छा डेमोक्रेसी होगा? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन आप भी जानते हैं, इलेक्शन में कितना डर्टी पॉलिटिक्स होता है, कितने गलत ट्रिक अपना कर लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। क्या उस तरह से इलेक्शन करा देने मात्र से वहाँ डेमोक्रेसी आएगी? नहीं। पीपुल, किस तरह के लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं, ये भी देखना है। अनपढ़ लोगों के द्वारा और गलत लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को आप क्या कहेंगे, एक अच्छी सरकार आएगी, एक डेमोक्रेटिक सरकार आएगी? नहीं। तो हमें ध्यान देना है रूलर्स, इलेक्टेड और पीपुल पर। रूलर्स, इलेक्टेड और पीपुल पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम गुड डेमोक्रेसी को समझ नहीं सकते हैं। अब आते हैं, इसलिए हमको इसके कुछ फीचर पर ध्यान देना है। ये जो चार हम लिखे हैं, ये डेमोक्रेसी का फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, तो समझना होगा। पहला फीचर यहाँ दे रहा है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। यदि किसी देश में ऐसा होता है कि जो मेजर डिसीजंस हैं, बड़े बड़े फैसले हैं, अगर इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाएगा तो वहाँ डेमोक्रेसी होगा। ये उसकी पहली विशेषता है। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बार पाकिस्तान में 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने वहाँ के संविधान में कुछ सुधार किए, जिससे वहाँ के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह पाकिस्तान के नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को जब चाहेगी हटा सकती है। और उसके बाद वहाँ इलेक्शन भी हो रहे थे और कैबिनेट के जो लीडर थे, मेंबर थे, कैबिनेट भी बनता था, जैसे हमारे देश में कैबिनेट बनता है, तो पाकिस्तान में भी एक कैबिनेट बनता था, जो सरकार होते थे पाकिस्तान की। लेकिन वो कैबिनेट के जो लीडर थे, जो इलेक्टेड लीडर थे, वो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में काम करते थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मिलिट्री के लोग थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मिलिट्री के लोग थे, जो कि नॉन इलेक्टेड थे, उनको कोई नहीं चुना था। परवेज मुशर्रफ साहब को देखिए, इतना पावर था कि वो प्रोविंशियल असेंबली को और नेशनल असेंबली को जब चाहते हटा सकते थे। तो अब बताइए कि पाकिस्तान में क्या हुआ, चुने गए नेता क्या फाइनल डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार किसके हाथ में था? परवेज मुशर्रफ साहब के हाथ में था, और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास था, जो नॉन इलेक्टेड थे। तो यहाँ इलेक्शन मात्र करा देने से डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं आया। आप कह सकते हैं उस समय पाकिस्तान में गुड डेमोक्रेसी नहीं था, क्योंकि फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार परवेज मुशर्रफ के पास था और वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में था। एक और उदाहरण हम आपको देते हैं। आपने देखा इराक पर अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम हुसैन को उसने फांसी भी दिया, इराक में एक सरकार भी बना। अब बताइए इराक की सरकार किसके इशारे पर काम करती होगी? डेफिनेटली अमेरिका के इशारे पर। इराक में भी इलेक्शन हुआ, सद्दाम हुसैन के बाद इराक में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ भी सरकार बनी, लेकिन वो सरकार किसके अंडर में काम कर रही है? तो वो सरकार अमेरिका के अंडर में काम करती होगी, क्योंकि उसी के एहसान से वहाँ सरकार बनी है। तो अब बताइए एक एक्सटर्नल फोर्स इराक को हैंडल कर रहा है,
तो क्या फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार इराक की सरकार के पास होगा? नहीं, अमेरिका के पास होगा। यह कॉलोनियलिज्म का एक नया रूप दिखाई दे रहा है आजकल। तो यहाँ हमें समझना होगा, हम क्या इराक में जो सरकार है उसको डेमोक्रेटिक कर सकते हैं इस फीचर के अनुसार कि मेजर डिसीजन वहाँ के इलेक्टेड लीडर्स ले रहे हैं, पाकिस्तान में ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। तो इसे मतलब हमको समझना होगा कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाना चाहिए, तब हम उसे डेमोक्रेटिक कहेंगे। तो इसे एक फीचर सामने आता है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इज इट क्लियर? अब आइए हम अगले फीचर के पास आते हैं जो हमारा चौथा टॉपिक है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। यहाँ कहा गया है कि साफ सुथरा चुनावी प्रतियोगिता होनी चाहिए। साफ सुथरा चुनाव का जो प्रतियोगिता है वह साफ सुथरा होना चाहिए। अब इसके लिए हम एक और उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैक्सिको देश को आज़ादी, मैक्सिको एक देश है जिसकी आज़ादी, जो देश सन 1930 में आज़ाद हुआ और वहाँ पर PRI नाम की पार्टी पावर में आई। वो पार्टी लगातार 2000 तक रूल की, लगातार 2000 तक रूल की और कभी चुनाव नहीं हारी। वहाँ भी इलेक्शन होते थे लेकिन वो कभी चुनाव नहीं हारती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा आखिर ये संभव कैसे है कि एक पार्टी लगातार इतने सालों तक चुनाव कैसे जीत सकती है? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो सही बात है, अब आपको बताते हैं PRI पार्टी क्या करती थी। PRI पार्टी वो सारे डर्टी ट्रिक्स अपनाते थे जिससे वो हमेशा चुनाव जीत सके। वह अपने देश के सरकारी लोगों को, गवर्नमेंट में काम करने वाले जितने भी लोग थे, ऑफिसर्स थे, उन पर दबाव बनाते थे कि आप लोगों को पार्टी के मीटिंग में शामिल होना पड़ेगा। फिर वो अपने देश के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को प्रेशर देते थे कि आप लोगों को PRI पार्टी का प्रचार करना होगा और जो भी पेरेंट्स आएंगे उनको फोर्स करना होगा ताकि वो PRI पार्टी के फेवर में वोटिंग कर सकें। PRI पार्टी इलेक्शन के टाइम में पोलिंग बूथ भी बदल देती थी जब उसे पता चलता था कि उसके विरोध में यहाँ मत डाले जा रहे हैं। तो PRI पार्टी मैक्सिको में वो तमाम गंदे काम करती थी चुनाव जीतने के लिए जो उसे सही लगता था। तो अब बताइए कि मैक्सिको देश में क्या फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहे थे? तो आप कहेंगे नहीं। तो इससे ये बात साबित होता है कि हमें ये फीचर देखना होगा, यानी डेमोक्रेसी मस्ट बी, इस तरह से एक फीचर सामने आता है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन in which those who are currently in power have a fair chance of losing। ये अगर किसी देश में है तो हम कहेंगे वहाँ डेमोक्रेसी है। अब आइए हम पांचवें फीचर को समझते हैं। पांचवा फीचर कहता है 1 person 1 vote 1 value। 1 person 1 vote और 1 value, वोट का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसको समझिए, इसके लिए भी हम आपको उदाहरण देते हैं। सऊदी अरेबिया एक देश है जहां औरतों को कोई वोटिंग राइट नहीं है, यानी औरतों का वोटिंग राइट नहीं दिया गया है सऊदी अरेबिया में। तो वहां ये वाला फीचर लागू नहीं होता है। उसी तरह से फिजी नाम का एक देश है जहां इंडिजीनियस फिजियन है और इंडियन फिजियन है।
इंडिजीनियस फिजियन का वोट का वैल्यू इंडियन फिजियन से डबल है। समझिए कैसा देश है। एक और है इस्टोनिया नाम का देश, जहां माइनॉरिटी में रहने वाले रसियन लोगों को बड़ी मुश्किल से वोटिंग राइट मिलता है। ऐसा तो हम अपने देश में नहीं करते। हम तो माइनॉरिटी के लोगों को भी वोटिंग राइट दिए हैं, हम तो औरतों को भी वोटिंग राइट दिए हैं। हमारे देश में वोटिंग राइट सबको इक्वल दिया गया है। तो भारत कितना सुंदर देश है, जहाँ का लोकतंत्र कितना अच्छा है, जहाँ सभी लोगों को वोटिंग राइट बराबर दिया गया है। तो ये होना चाहिए किसी अच्छे लोकतांत्रिक देश में। तो भारत एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू है। तो इससे ये एक और विशेषता सामने आती है कि इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो वहां डेमोक्रेसी आएगा। यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। राइट टू वोट, वोट का अधिकार टू एवरीवन, सबको देना है। तो जब सबको वोटिंग राइट दीजिएगा तो उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का नाम दिया गया है। ये एक अधिकार है जो हमारे देश में हमारे लोगों को दिया जाता है। बहुत सारे देशों में ये नहीं है। तो हमें ये भी देखना है कि अगर किसी देश में ये वोटिंग राइट सबको नहीं दिया गया है तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। केवल इलेक्शन कराने से नहीं होगा। और हम अंतिम फीचर के पास आते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कानून का शासन, अधिकारों के लिए सम्मान। यानी बहुत ऐसे देश हैं जहां कानून का शासन नहीं है और अधिकारों के लिए कोई सम्मान नहीं है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिम्बाब्वे का नाम आप लोग सुने होंगे। जिम्बाब्वे फेमस कंट्री है, क्योंकि यह एक क्रिकेट टीम भी बनाया है। तो जिम्बाब्वे में आपको हम बता दें, यह 1980 में इसे आज़ादी मिली वाइट माइनॉरिटी के लोगों से। गोरे लोग ही राज करते थे और जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ। जैसे ही आज़ाद हुआ वहाँ जानू पीएफ नाम की पार्टी पावर में आई। यही पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और यही पार्टी पावर में आई। आज़ादी का फायदा, देश को आज़ाद कराने का फायदा भाई पॉपुलर पार्टी थी, पावर में आ गई। लेकिन पावर में आने के बाद उसने कुछ गलत स्टेप उठाने शुरू किए। उसके जो राष्ट्रपति थे रॉबर्ट मुगाबे साहब, उन्होंने संविधान में कुछ परिवर्तन किया और राष्ट्रपति होते हुए बहुत सारी शक्तियां अपने पास रखना शुरू किए और लोगों के प्रति जो जवाबदेही होती है वह कम कर दी। यानी वहाँ के राष्ट्रपति, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था। उन्होंने कई तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू किए। जैसे पब्लिक लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, मीटिंग नहीं कर सकता है। मीडिया वालों पर भी प्रतिबंध था। मीडिया डरी रहती थी, वह अपने राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। आज़ादी थी, स्वतंत्रता था न्यूज़पेपर वालों को, एडिटर लोगों को। लेकिन अगर गलती से भी कोई अगर जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति यानी जानू पीएफ पार्टी के खिलाफ अगर लिख दिया तो उसका खैर नहीं था। जिम्बाब्वे में उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। तो इस तरह से हरासमेंट होता था उस न्यूज़पेपर के लोगों का। विरोधी पार्टी के लोग, ऑपोजिशन पार्टी के लोग चाहकर भी चुनाव नहीं जीत पाते थे। तो इस तरह से मतलब वहाँ कैसा शासन चला जिम्बाब्वे में? क्या लॉ के अनुसार चल रहा था? नहीं, लॉ को पूरी तरह से बिगाड़ दिए थे। जानू पीएफ पार्टी के लोग जैसे चाह रहे थे वैसे रूल करते थे। वहाँ के लोगों का राइट्स का रिस्पेक्ट किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कि
इस तरह का व्यवस्था अगर कहीं है तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी कहाँ होगा? जहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये विशेषता आती है, चौथी विशेषता, कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट must rule within the limits set by the constitutional law and citizens rights। ये चौथी और अंतिम विशेषता आती है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार को रूल करना चाहिए लिमिट में, उस लॉ के अनुसार जो संविधान में बताए गए हैं, और सिटीजन्स के राइट्स के अंदर में रखते हुए उसे रूल करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ 4 विशेषता के बारे में आज हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। एक बार फिर आइए, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर से क्या विशेषता सामने आई? इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। चौथा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन से क्या विशेषता सामने आई? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन इन विच दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू में क्या विशेषता सामने आई? कि इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन must have 1 vote and each vote must have 1 value। और रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट से क्या विशेषता सामने आई? कि इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो हम डेमोक्रेसी की 4 विशेषताओं के बारे में भी बता दिए आपको, उसके सिंपल डिफिनीशन के बारे में बता दिए, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बता दिए। तो आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें बताने का प्रयास किए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, आज का लेक्चर पसंद आएगा, और इसके आगे की पढ़ाई आपके अतुल सर अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।